आइसोलेशन में क्या करेंगे? क्या सुबह उठते ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को गाली देने से काम चलेगा? ये तो नहीं चलेगा। सरकार के साथ में तो समर्थन में खड़े रहे। ये कभी काले झंडे दिखाते हैं, कोई कुछ और करते हैं। तो ये जो अनावश्यक अलगाव का जो विचार है, मुझे लगता है कि इसमें किसी का भला नहीं है और आप देखिएगा क्षेत्र का भी भला नहीं है। ये बात समाज में आती चली जा रही है, स्थापित हो रही है। तो मैं यही कहूँगा, ये कभी गुजरात में चुनाव लड़ा करते थे बीटीपी के नाम पे। आपने देखा होगा लास्ट जो वहाँ का विधानसभा का चुनाव हुआ, 16 जगह अपने सिंबल पर लड़े, 13 जगह नोटा से भी कम वोट आया। तो ये एक एक्साइटमेंट है, मुझे लगता है कि जब वस्तुस्थिति को साथ में रखेंगे, जोर-शोर से रखेंगे, संवाद स्थापित करेंगे और इनका जो दोहरा चरित्र है, ऐसा काकरी डुंगरी के कांड में देखा गया कि बाहरी लोग आए थे और झारखंड से लोग आए थे, ऐसा करके भी कुछ आया, बात आई है। कि भारतीय आदिवासी पार्टी कहती है कि आदिवासी जो हैं वो जल, जंगल और ज़मीन की बात करते हैं। और इसके अलावा आपने बात की कि वो बीटीपी से बीएपी में है, तो शायद मुझे लगता है कि उसके पीछे कारण ये रहा होगा कि भारतीय आदिवासी पार्टी इसलिए बनी क्योंकि अभी बीटीपी के संविधान में ये था कि एक बार अगर जिसको टिकट दे दिया जाए और उसको वापस से टिकट नहीं मिलेगा, तो शायद कुछ कारण रहे होंगे, इसलिए भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। लेकिन उस क्षेत्र में इतनी सारी समस्याएं हैं, एक आदिवासी ही आदिवासी की समस्या को अगर समझ रहा है, अगर आगे तक वो लेकर के जा रहा है, तो इसमें समस्या क्या है? अलगाववाद का नाम आप क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहा हूँ कि इन्होंने बात ऐसी कही है कि सबसे पहला और सबसे प्रमुख नारा इनका जो था उसको आप समझने की कोशिश करें। ये बोलते हैं कि ना लोकसभा, ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। इसका अर्थ ये हुआ कि ना ये लोकसभा को मानते हैं, ना ही ये विधानसभा को मानते हैं। ये केवल ग्राम सभा को मानते हैं। फिर आप विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सहज सा प्रश्न है। इसका मतलब ये कि आप संविधान की मूल रचना को नहीं समझ रहे हो। आप मानते ही नहीं हो संविधान को। झीलों की नगरी उदयपुर और वहां से नए निवेले सांसद चुनकर आए हैं डॉक्टर मन्नालाल रावत। मन्नालाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको इतने अंतर से जीतने के लिए। कम से कम 2.5 लाख के अंतर से आप जीते हैं, 2,61,000 अगर मैं कहूँ। सबसे पहले तो क्या वजह आप मानते हैं, क्या कारण रहे कि आप इतने ज़्यादा अंतर से जीत करके आए? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और जितने दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस प्रकार से समर्थन मिला क्षेत्र से। वो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है और जो बिंदु हैं, जो उपलब्धियां हैं 10 वर्ष की, इन सभी चीज़ों को जनता ने बहुत बारीकी से देखा है और ये परखा है कि हाँ, हमारे सपने भी हैं मेवाड़ के और मेवाड़ के सपने ये हैं कि वहाँ पर भी विकास होना चाहिए, विकसित भारत में भी एक स्थान होना चाहिए। तो वो सारी समस्याओं का समाधान यशस्वी प्रधानमंत्री की जो विकसित भारत 2047 के मिशन में है, तो ये बात जब हमने रखी और क्षेत्र में जब संवाद किया कि हाँ, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बहुत बारीकी से माइक्रो टू मैक्रो तक काम करते हैं। ये बात को जब रखा तो निश्चित रूप से जन समर्थन मिला भी, आशीर्वाद भी मिला और इस बात को समझ बनी कि आगे का जो विकास का मार्ग है बहुत आसान है और इसी नेतृत्व के साथ मिलकर है। जी। मौजूदा सांसद अर्जुन राम मीणा का टिकट काटा, उसके बाद आपको टिकट दिया गया। ऐसा लग रहा था कि कोई चुनौती है आपके सामने, क्योंकि वहाँ से बीएपी से भी जो प्रत्याशी थे वो मैदान में थे, आदिवासी आपका इलाका है और आपने भी आदिवासियों के बीच में काफ़ी काम किया है। उसका कितना फ़ायदा आपको मिला? लाभ तो मिलता है, जनता देखती है, बहुत पारखी नज़रों से देखती है और जिस प्रकार के मुद्दे क्षेत्र में चल रहे थे, वे सारे मुद्दे सबके सामने थे। हाँ, उन सभी का एक तार्किक रूप से संवाद जब करते हैं, बिंदुओं को सामने रखते हैं और सरकार की उपलब्धियों को बात रखते हैं। छोटा-सा उदाहरण है कि जनजातीय अंचल की तरफ आपने इशारा किया, तो आप देखेंगे कि जनजातीय मंत्रालय किसने बनाया? जनजातीय मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया जब यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और 1999 की बात है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया था, संविधान संशोधन करके बनाया था 2003 में। ऐसा करके क्रमशः रखते जनजाति गौरव दिवस किसने घोषित किया? तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया और आगे क्रमशः रखते गए 24,500 करोड़ रुपए की योजना पीएम जनमन योजना, ये जनजातियों के लिए, ये किसने लागू की, किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की। जब इन बिंदुओं को रखा तो ये सारी बातें बहुत आसान होती चली गई और मुझे लगा कि कई बार संवाद सेतु की आवश्यकता होती है और जो तार्किक बात, जो यथार्थ है, जो वस्तु स्थिति है, उनको युवाओं के सामने, मतदाताओं के सामने और पूरे समाज के सामने रखते हैं तो लगता है कि एक पार्टी है, एक विचारधारा है और एक संगठन है और एक दर्शन है।
जिसमें अंत्योदय की भावना भी है और सभी जुड़ते चले जाते हैं। और जो समाज और क्षेत्र का जो अस्मिता का प्रश्न है, धरोहर को साथ में लेकर, इतिहास को साथ में लेकर विकास का बहुत बड़ा पथ है, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तो ये बात आसान होती चली गई। क्षेत्र की समस्याओं की बात करूँ, पानी की समस्या है। उदयपुर जहाँ से देश-विदेश से काफ़ी पर्यटक आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई जगह पे ट्रैफ़िक की समस्या जो है वो देखने को मिलती है, बावड़ियों की समस्या जो है वो देखने को मिलती है, सफाई की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में आप अगले 5 साल में आपका क्या रोड मैप है, किस तरह से काम करेंगे? हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक संवाद रखा था पिछले दिनों हुँ। और उसका विषय था विकसित भारत 2047 में विकसित मेवाड़ वागड़ हाँ। की चुनौतियां और क्या समाधान है। तो आप जो जिन प्रश्नों की तरफ संकेत कर रहे हैं उन सभी पर चर्चा हुई है हुँ। और ध्यान में आता है कि लोकसभा क्षेत्र में लगभग 450 बावड़ियां हैं जिनका ठीक होना चाहिए। हाँ। और क्षेत्र में बहुत बारिश होती है और पानी जितने भी डैम हैं, चाहे माही डैम हो, चाहे जाखम डैम हो, चाहे हुँ। सोमकागदर हो, ये सारे डैम भर जाते हैं। भरने के हुँ। बाद वो पानी समुद्र की तरफ हाँ। चला जाता है। हम उसको स्टोरेज नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी तरफ जयसमंद खाली रह जाता है, ये भी ध्यान में आता है। कई ऐसे बड़े तालाब हैं जो आपस में कनेक्ट नहीं होने की वजह से खाली रह जाते हैं। हुँ। तो ऐसा ल ध्यान में आता है कि हाँ, ये सब आपस में जुड़ने चाहिए और इसी पानी को संरक्षित करना है, इसको लेकर भी बात आगे बढ़ी है और ये भी ध्यान में आता है कि रोज़गार के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं और राजस्थान में देखें तो पर्यटन की बहुत संभावना है। तो हुँ। दोनों को जब समाधान करते हैं, कनेक्ट करते हैं तो ध्यान में आता है कि पर्यटन को विविध रूप में ले आएँ। विलेज टूरिज़्म की संभावना है, हुँ। इको टूरिज़्म की संभावना है, एग्रो टूरिज़्म की संभावना है और ट्रैवल टूरिज़्म की संभावना है। यदि इनको साथ में जोड़ते हुए और एक जो मैन पावर है हुँ। उसको वहाँ तैयार करते हुए यदि आपस में जोड़ेंगे तो शायद बहुत बड़ा पलायन भी रुकेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मेवाड़ खनिजों के लिए अजायब घर माना जाता है। हाँ, जी। बहुत समृद्ध है, हाँ। लेकिन रॉ मटेरियल के रूप में हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। हुँ। इसमें भी बहुत संभावना है, कुछ न कुछ चीज़ें जो है क्योंकि वैल्यू एडिशन करके अगर हम भेजेंगे, वेल्थ क्रिएटर को यदि बुलाएँगे, निवेश बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, तो ये भी बातें सामने आई हैं, इनको जब आगे बढ़ाएँगे, मुझे लगता है बहुत संभावना है काम हुँ। करने की और नीतियाँ भी हैं, लेकिन शायद हमें ब्रिजिंग का काम करना पड़ेगा, हम इन बातों को जोड़ेंगे, तो हुँ। क्षेत्र की समस्याएँ समाधान हुँ। होती चली जाएगी। उदयपुर में 2 ब्यूरोक्रेट्स के बीच में मुकाबला था। आप अपर परिवहन आयुक्त के रूप में आपने सेवाएँ दी हैं। एक सरकारी नौकरी से, एक ब्यूरोक्रेट से कैसा सफ़र रहा एक राजनेता बनने का और किस तरह से चुनाव में गए तो कौन-कौन सी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, हम तो कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता रूप में ही जनता के बीच में थे। हुँ। अफ़सरी तो आईएएस में होती है और थोड़ी होती है, हाँ। बहुत कम हँसते हैं, हाँ। मुस्कुरा नहीं सकते, मज़ाक नहीं कर सकते, गीत नहीं गा सकते और भजन नहीं गा सकते। हमने हाँ। सारे आनंद के साथ सारी बातें रखी हुँ। और क्षेत्र की जो एक सामान्य मनोविज्ञान है, जो संस्कृति है जो परंपराएँ हैं, उनके साथ में रचे बसे हैं और लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में काम करते गए तो क्षेत्र की समस्याओं को भी परख थी। हुँ। कोटड़ा में जब काम किया था तो 17-18 हज़ार जो ड्राइवर्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान हुँ। किया। प्रतिभा उन्नयन की जब बात करें तो करीब हम 18 हज़ार प्रतिभाओं को सम्मान कर चुके थे। सर्व समाज के शिक्षकों का सम्मान कर चुके थे और ऐसे यहाँ तक कि आप देखिए कि बालिकाएँ कॉमर्शियल व्हीकल कैसे नहीं चलाएँ, क्यों नहीं चलाएँ? इसको लेकर हमने मिशन चलाया था। हमने 265 बालिकाओं को हमने वैन और टैक्सीज़ एंड ई-रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दिया। हाँ। ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करते चले गए। तो हुँ। मुझे लगा कि क्षेत्र में बहुत संभावनाएँ यदि हम कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज़ पर काम करेंगे तो लोग भी जुड़ेंगे और ये सारी चीज़ें लेकिन ये हम सब समाज और क्षेत्र के लिए कर रहे थे। लेकिन अब भूमिका में थोड़ा बदलाव है, तो मुझे लगता है कि ये सारे जो अनुभव हैं और सरकार के क्षेत्र में 27 साल तक काम करने का जो अनुभव है वो सारी चीज़ें ऐसी समझ में आती है कि ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी हमारे पूरे गवर्नेंस का 2 पार्ट है, 2 पहलू हैं। हुँ। तो ये 2 पहलू मिलकर यदि काम करेंगे तो आगे बहुत आसान होगा। तो एक सफ़र तो हमने कर लिया है और उस सफ़र का अनुभव का लाभ यदि दूसरी साइड में लेंगे तो मुझे लगता है तेज़ी से हम समाधान करने की तरफ आगे बढ़ेंगे और लोगों को बातें हैं हुँ। जो प्रोसेस में फ़ाइलों में कहीं अटक जाती हैं तो उनका भी बहुत तेज़ी से समाधान कर पाएँगे। एक सफ़र की बात आपने की और ट्राइबल्स का आपने ज़िक्र किया। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर आदिवासी काफ़ी संख्या में रहते हैं और भारतीय आदिवासी पार्टी अपना लगातार पाँव पसार रही है। हमने देखा कि बांसवाड़ा में किस तरह से जीत करके आए, बागीदौरा में किस तरह से जीत करके आए। आपको नहीं लगता कि ये चुनौती है क्योंकि बीजेपी के लिए लगातार वहाँ पर वोट शेयर जो है वो कम हो रहा है, उसको कैसे रोकेंगे आप? एक विचारधारा है जो लोगों को काटती है, अलग करती है, अलगाव की तरफ ले जाती है हुँ। और एक्साइटमेंट पैदा करती है
कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की बात भी करते हैं। हमने काकरी डूंगरी का कांड भी देखा जिसमें हाँ। 2 अबोध बालक, एक की उम्र 17 साल रही होगी, एक 19 साल का वो हुँ। पुलिस की गोलीबारी में गया। पुलिस जो गोली चला रही थी वो अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब चला रही थी, और आंदोलन जो कर रहे थे वो बीजेपी के लोग कर रहे थे। हाँ। आज रूप बदल कर वो बीटीपी छोड़कर बीजेपी में आए। हुँ। लगता ये है कि उन 2 अबोध बालकों को कहाँ नौकरी चाहिए थी? उनको तो कहीं आरपीएससी की भर्तियों में नहीं जाना था, फिर वो हुँ। वहाँ पहुँचे कैसे थे? तो दिखता है कि लोगों को अनावश्यक रूप से भड़काया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और हम जब अपने संगठनों में काम करते हैं तो ये जोड़ने का विचार है। समस्या का समाधान होना चाहिए, सब चाहते हैं। हुँ। लेकिन जो क्षेत्र का जो संतुलन है, सामाजिक ताना-बाना है और हमारी संस्कृति के अनुरूप रहकर हम सरकार की योजनाओं का लाभ लें, ये ज़्यादा सहज और ज़्यादा असरकारक और दीर्घकालिक है। ये बात होनी चाहिए, लेकिन ये उन लोगों ने नहीं की है। आप देखिए पहली बार जब ये 2018 का चुनाव लड़े, तो एक बीटीपी के नाम से लड़े थे। हाँ। लेकिन 2023 में लड़ने वाले वही हैं, हुँ। लेकिन उन्होंने अपना नाम बदला, पार्टी का नाम बदला, बीएपी कर दिया है। तो लगता है कि अगली बार ये क्या नाम लेकर आएँगे, इस बात की भी चर्चा है। चर्चा ये भी है कि भीम ट्राइबल पार्टी के नाम से ये लोग ला रहे हैं, भीम ट्राइबल कांग्रेस के नाम से ला रहे हैं, बीटीसी। ऐसे ही लगातार रचना करते जा, मुझे लगता है कि ये विशुद्ध रूप से केवल राजनीतिक करना है, राजनीतिक सौदेबाजी करनी है, तोल-मोल करना है। समस्याओं का समाधान अकेला कोई कर ही नहीं सकता। किसी के साथ खड़ा तो रहना पड़ेगा, मुख्य धारा में तो रहना पड़ेगा, मुख्य धारा का विचार भी चाहिए। आइसोलेशन में क्या करेंगे? क्या सुबह उठते ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को गाली देने से काम चलेगा? ये तो नहीं चलेगा। सरकार के साथ में तो समर्थन में खड़ा रहे। ये कभी काले झंडे दिखाते हैं, कोई कुछ और करते हैं। तो ये जो अनावश्यक अलगाव का जो विचार है, मुझे लगता है कि इसमें किसी का भला नहीं है। हुँ। और आप देखिएगा क्षेत्र का भी भला नहीं है। ये बात समाज में आती चली जा रही है, स्थापित हो रही है। तो मैं यही कहूँगा, ये कभी गुजरात में चुनाव लड़ा करते थे बीटीपी के नाम पे। आपने देखा होगा लास्ट जो वहाँ का विधानसभा का चुनाव हुआ, 16 जगह अपने सिंबल पर लड़े, हुँ। 13 जगह नोटा से भी कम वोट आया। तो ये एक एक्साइटमेंट है, मुझे लगता है कि जब वस्तुस्थिति को साथ में रखेंगे, हुँ। जोर-शोर से रखेंगे, संवाद स्थापित करेंगे और इनका जो दोहरा चरित्र है, हुँ। ऐसा काकरी डुंगरी के कांड में देखा गया कि बाहरी लोग आए थे और झारखंड से लोग आए थे, ऐसा करके भी कुछ आया, बात आई है। तो लगता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम है, जो रॉन्ग इकोसिस्टम है, जो कई लोगों के साथ मिलकर काम करता है। मेरा इतना संकेत करना पर्याप्त है, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं का समाधान इनके पास है नहीं, हुँ। ये केवल अलगाव पैदा करने के लिए आए। आप बार-बार अलगाववाद का ज़िक्र कर रहे हैं, जबकि भारतीय आदिवासी पार्टी कहती है कि आदिवासी जो हैं वो जल, जंगल और ज़मीन की बात करते हैं। और इसके अलावा आपने बात की कि वो बीटीपी से बीएपी में है, तो शायद मुझे लगता है कि उसके पीछे कारण ये रहा होगा कि भारतीय आदिवासी पार्टी इसलिए बनी क्योंकि बीटीपी के संविधान में ये था कि एक बार अगर जिसको टिकट दे दिया जाए और उसको वापस से टिकट नहीं मिलेगा, तो शायद कुछ कारण रहे होंगे, इसलिए भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। लेकिन उस क्षेत्र में इतनी सारी समस्याएँ हैं, एक आदिवासी ही आदिवासी की समस्या को अगर समझ रहा है, अगर आगे तक वो लेकर के जा रहा है, तो इसमें समस्या क्या है? अलगाववाद का नाम आप क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहा हूँ कि इन्होंने बात ऐसी कही है हुँ। कि सबसे पहला और सबसे प्रमुख नारा इनका जो था उसको आप समझने की कोशिश करें। हुँ। ये बोलते हैं कि ना लोकसभा, ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। हुँ। इसका अर्थ ये हुआ कि ना ये लोकसभा को मानते हैं, ना ही ये विधानसभा को मानते हैं। हुँ। ये केवल ग्राम सभा को मानते हैं। फिर आप विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हुँ। सहज सा प्रश्न है। इसका मतलब ये कि आप संविधान की मूल रचना को नहीं समझ रहे हो। हुँ। आप मानते ही नहीं हो संविधान को। इसका आशय तो यही हुआ। अच्छा। दूसरा, ये बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं। हुँ। तुम्हें किसने अधिकार दिया ये कहने का? मैं हिंदू हूँ, हुँ। शबरी माता का वंशज मैं हूँ। हुँ। प्रभु श्री राम के साथ मिलकर हमने अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। हुँ। ये हमारा समग्र इतिहास है। महाभारत के युद्ध में भी हम लोग थे और महाराणा प्रताप के साथ मिलकर राणा पूंजा ने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा है वो भी अपने आप में गौरवशाली इतिहास है। महारानी दुर्गावती हैं, उन्होंने मिलकर लड़ा है, मुगलों के खिलाफ लड़े हैं। भगवान बिरसा मुंडा लड़े हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, मानगढ़ का आंदोलन किया है और सारा जो धरातल है वो सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के मूल्यों को लेकर लड़े। हुँ। तो ये कौन होते हैं जो ये कहने वाले कि आदिवासी हिंदू नहीं? एक प्रश्न है। हुँ। कहने वाले 5, 7, 10 लोग हैं। हुँ। जिस बात को समाज और युवा समझ नहीं पा रहा है, हुँ। ये एक राजनीतिक रचना बनाकर, राजनीतिक घालमेल बनाकर और किसी और का आयातित विचार लेकर क्षेत्र में आ रहे हैं। इस कारण समाज और समाज का युवा, क्षेत्र का युवा
इनके भ्रम में फंसा है। मुझे लगता है ये पूरा भ्रमजाल है, इसलिए मैं अलगाव की बात कह रहा हूँ। ठीक। सुस्पष्ट रूप से किसी को अलग करना, एक अलग आइडेंटिटी देना और लगातार उस पे काम करना। यार ऐसी प्रॉब्लम उठाना जिसका समाधान ना आज है, ना कल है, ना 10 साल बाद है। क्या करते इन्होंने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात की थी, 2 एमएलए इनको भेजे थे कि कुछ कर लें, कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बस एक्साइटमेंट, काकरी डुंगरी आपके सामने रखा। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लगातार ये तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात कभी नहीं करते। ऐसा सोशल मीडिया पे भी इनका दिखता है, इनके सारे ऑफिशियल कंटेंट में दिखता है और सब जगह दिखता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। मेवाड़ तो बीजेपी का गढ़ रहा ही है, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, वो शेखावटी में लगा है, वो पूर्वी राजस्थान में लगा है। क्या वजह आप मानते हैं? क्या अग्निवीर स्कीम का रिव्यू करना चाहिए, जैसा कि जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी कह रहे हैं, और किसान आंदोलन का भी फर्क आप देखते हैं कि उससे भी बीजेपी में के लिए लोगों में नाराजगी देखने को मिली? कुछ बातें तो हैं जो इन्होंने चलाई है और वो बातें चल पड़ी है। लेकिन हमारा पूरा जो ध्यान था वो लोकसभा क्षेत्र उदयपुर को लेकर था, मेवाड़ के कुछ इश्यूज़ को लेकर था, जनजातीय विषयों पर भी हम लोग ज़्यादा चिंतन मनन किए हुए हैं, उसका अभ्यास है तो उस पर ज़्यादा था। तो मैं एकदम पूरे राजस्थान की बात तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेवाड़ में जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को लेकर माननीय मोदी जी के जो 10 वर्ष की बातें हैं, नेतृत्व है और जो आगे की विज़न है, उसको लेकर पूरा समर्थन लगता है कि सभी लोग जुड़े हैं और बात मानी है। इसी कारण तो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 2,61,000 वोटों से जिताया है। ये मार्जिन लगभग 50% वोट का होता है, 49.3%। 49.3। तो ये क्रमशः ताकत दी है। मुझे लगता है कुछ क्षेत्रों में कुछ बातें हैं, अवसर मिलेगा और संगठन कहेगा तो हम निश्चित रूप से अपने ध्यान में जो बिंदु हैं, जो अनुभव हैं, उसको पार्टी के सामने रखेंगे। लेकिन हमेशा पार्टी का तो एक लगातार पहले के हाँ। वर्षों से ही एक पद्धति रही है कि बैठकर समीक्षा करते हैं, तो ये बिंदु समीक्षा के तो हैं ही। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, चूंकि हनुमान बेनीवाल इन दिनों बेहद चर्चा में हैं और कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं इंडिया गठबंधन से। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन करके उनसे माफी भी मांग ली है कि आगे ऐसा नहीं होगा, इंडिया अलायंस की बैठकों में उनको बुलाया जाएगा। लेकिन अगर उनकी नाराजगी बढ़ जाती है तो क्या वो एनडीए का पार्ट हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र की समस्याओं के लिए कोई भी सांसद वो हमेशा ये चाहेगा कि उस क्षेत्र में सरकारी योजना, शासकीय योजना और बड़ी नीतियाँ आए और वो तभी आ सकती हैं जब शासन में जो दल है उसके साथ में खड़े रहें। एक सामान्य सी पद्धति है, एक जनरल नॉलेज की बात है। मुझे लगता है ये विचार वो बड़े भाई हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े आंदोलनकारी उनके साथ में रहे हैं और विषयों को अच्छे से रखते हैं, तो मुझे लगता है इस तरह का कोई प्रश्न रहा होगा। तो बाकी सारी जो सहज हैं, अगर कोई बात आई हमारे जैसे तो हम करेंगे इस पे। जी। तो शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ थे मन्नालाल रावत, जो कि उदयपुर के नए नवेले सांसद हैं, और हनुमान बेनीवाल को लेकर के उन्होंने कहा है कि कोई भी सांसद चाहेगा कि उसके क्षेत्र में विकास हो और ऐसे में वो उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहेगा जिसकी केंद्र में सरकार हो। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।